Hello, CA Final students. Welcome back. I am CA Pramod Pattipatia, and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. So हमने क्या कौन सा इंडेस चालू किया था? इंडेस 36, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। और हमने कौन सा लास्ट इंडेस कौन सा कंप्लीट किया था? दैट इज इंडेस 2। उसका कंप्लीट डिटेल प्लेलिस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू वॉच दैट, यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल, राइट। सो आज हम चालू करने ही कंटिन्यू करने वाले इंडेस 36। तो फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या था वो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले क्या समझा था? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेयरमेंट ऑफ असेट? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट इज नथिंग बट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, राइट। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट क्यों होता है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट क्यों होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशन की वजह से। क्या था सर एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशंस? हमने देखा था ना एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशंस। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं कि ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट, मार्केट में ऐसा कोई चेंजेस हुआ है जो हमें बताता है कि हमारा असेट इम्पेयर हुआ है। असेट का इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे करेंगे सर? रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज हायर देख के। जो रिकवरेबल अमाउंट है या कैरिंग अमाउंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है मेरा कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है मेरा कैरिंग अमाउंट से, तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस है। तो वैसे टेस्ट करेंगे, वो भी देखेंगे, बट पहले एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंडिकेशंस क्या है सर? देख लो। अगर कोई मशीनरी में, समझो मेरा मशीनरी है और उससे भी टेक्निकली एडवांस कोई भी मशीनरी मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो भी टेक्निकली एडवांस मशीनरी मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो फिर केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव एन इंडिकेशन दैट मेरा जो असेट है वो ओल्ड हुआ है, टेक्निकली ऑब्सोल्यूट हुआ है। तो फिर इस केस में मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद जो है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस आ गए मेरे मशीनरी के ऊपर, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हुआ, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हुआ जहाँ पे मेरा जो मशीनरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आए, तो फिर यहाँ पे भी इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सीड होता है। और इंटरनल इंडिकेशन में क्या है? फिजिकल डैमेज हुआ सर। सेकेंड, जो कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर्टिकुलर मशीनरी से, कोई भी मशीनरी है मेरे बिजनेस में, तो उस पर्टिकुलर असेट से मैंने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल के रखा था, पर उससे बहुत ही कम कैश फ्लो मेरा आ रहा है। ये भी एक इंटरनल इंडिकेशन है फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट। जब ये इंडिकेशंस होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है? इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे सर? इम्पेयरमेंट कैसा होगा? जो सबसे पहले मेरे बुक्स में एक कैरिंग अमाउंट होगा, राइट, और एक मेरा होगा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? बताओ। कैरिंग अमाउंट ये देखो, कैरिंग अमाउंट इज नथिंग बट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। कैरिंग अमाउंट है मेरा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन द बुक्स। तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया जो बुक्स में दिखा रहा हूँ। सेकेंड चीज रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसा निकलेंगे? कैसा निकलेगा? उस लिए दो चीजें हैं अपने पास, एक नेट फेयर वैल्यू एंड अदर वन इज वैल्यू इन यूज। मतलब नहीं समझे सर? रिकवरेबल अमाउंट इन द सेंस, मैं अगर असेट को आज के दिन बेचता हूँ इन दी मार्केट, इन दी रेडीली अवेलेबल मार्केट में बेचता हूँ, तो फिर उसका जो फेयर वैल्यू निकल के आएगा वो पहले वाला। एंड सेकेंड चीज, अगर उसी मशीनरी को मैं बिजनेस में यूज करूंगा, उसी मशीनरी को बिजनेस में यूज करेगा, तो उससे क्या कैश फ्लोस एक्सपेक्टेड है, उससे क्या कैश फ्लोस एक्सपेक्टेड है, उसको डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं हम वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से जो भी हायर है, जो भी हायर क्यों ले रहे सर? जो भी मेरे लिए बेनिफिशियल है वही लूंगा ना, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो लूंगा। तो फिर उसके लिए जो भी नेट फेयर वैल्यू है और फेयर वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर कंसिडर करते हैं, तो अब वो आ जाएगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट। अब इम्पेयरमेंट कैसे चेक करें? इम्पेयरमेंट ऐसे चेक करें कि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट से, तो उससे उस केस में क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस होगा। कैरिंग अमाउंट्स में अब बुक्स में ज्यादा दिखा रहा हूँ और रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, मेरा मार्केट का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम है। तो इन द सेंस क्या है, मेरा जो बुक्स में ज्यादा दिख रहा है मार्केट में कम मिल रहा है, तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, राइट। अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है, तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फिर उस केस में रिवैल्यूएशनिज्म है उसको रेकग्नाइज करेंगे। ठीक है, ये देखा था। देन इम्पेयरमेंट लॉस का एंट्रीज देखा था, कैसा है देख लो एक बार। फिर उसके बाद अगर इम्पेयरमेंट लॉस हम कर देते हैं, यानी इम्पेयरमेंट लॉस को रिकग्नाइज करते हैं, तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया, अब रिकग्नाइज करने के बाद डिप्रीशिएशन जो है ना, ये रिवाइज्ड मेरा कैरिंग अमाउंट है उसके ऊपर आएगा। मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है उसके ऊपर मेरा डिप्रीशिएशन आएगा। फिर उसके बाद देखा था असेट्स आउट ऑफ द स्कोप। इंड एस 36 में जो ऐसा कौन से एसेट्स है जो इंक्लूड होते हैं?
कौन से हो गए? इंडिया 40 वाला एसेट, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देन पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडिया 16 के हिसाब से। देन इंटेंजिबल 38, राइट। और जो एसेट इंक्लूड नहीं होंगे, दैट इज एक्सक्लूडेड, 109 हुआ। जो 109 का स्पेसिफिक इंडेक्स है, 106 मिनरल एक्सट्रैक्शन। देन उसके बाद डेफर्ड टैक्सेस का एक अलग सा इंडेक्स है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 115, 115 का अलग है, इन्वेंट्री का अलग है। फिर एग्रीकल्चर एसेट, दैट इज बायोलॉजिकल एसेट्स, ये भी इसका अलग है। तो फिर ये स्पेसिफिक इंडेक्स में देखेंगे हम। यहाँ पे बेसिकली मेन चीज क्या देखने वाले हैं हम? 16, 38 और 40 जो असेट्स है वो वाले देखने वाले हैं। मतलब इंडिया 16, इंडिया 38 एंड इंडिया 40। चलो आगे क्या देखा था सर? इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या था? इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्निशन क्राइटेरिया हम इंडियस के हिसाब से इंडिया 16 में देखते हैं कि अगर वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है या रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहा है। कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, वेल एंड गुड, तो हम क्या करेंगे? पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे, राइट। जो भी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है तो फिर पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर इन केस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? मेरा यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है, राइट। मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस क्या करूंगा? पहले मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करूंगा। फिर उसके बाद जो भी एडिशनल लॉस है, मतलब एक्सेस जो भी है, उसको पीएनएल में एडजस्ट कर लूंगा। समझा? क्या करूंगा? अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले एडजस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा एडिशनल लॉस। ठीक है, यहां तक समझा? यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का कोशिश किया था। आज करते हैं ज्यादा क्वेश्चंस। कोई डाउट यहाँ तक बताओ? अच्छा। ये जो नोट्स है तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ना हमने? फर्स्ट वन कर लिया था। चलो सेकेंड वाला कर रहे थे, रीड करते हैं अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 2। Saturn India is reviewing one of its business segment for its impairment। impairment के लिए रिव्यू कर रहा है। The carrying value of its net asset is 40 million। ठीक है, मुझे क्या पता चला सर? यहाँ पे कैरिंग कैरिंग वैल्यू पता चला कितना है? 40 मिलियन का है। ओके, वेरी गुड। आगे क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट हैज प्रोड्यूस्ड टू computations for the value in use of the business segment। ओके, वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज कंप्यूटेशन कैसे करते हैं सर? वैल्यू इन यूज कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? ये बताना भूल गया ना अभी रिवीजन में। वैल्यू इन यूज कंप्यूटेशन कैसे करते हैं सर? इसका आगे भी देखेंगे इन डिटेल, बट अभी के लिए समझ लो एक सिंपल। हम क्या करते हैं? वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट, मेरे बिजनेस में अगर मैं एसेट को यूज कर रहा हूँ तो फिर उसका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस है, वो एसेट को यूज करके मुझे जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस मिलेगा, वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को क्या करूंगा मैं? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट करूंगा। क्या करूंगा सर? इसको डिस्काउंट करूंगा टू प्रेजेंट वैल्यू, राइट। डिस्काउंट करूंगा टू प्रेजेंट वैल्यू। और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा? वैल्यू इन यूज। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में क्या सर सैलवेज वैल्यू इंक्लूड करते हैं क्या? सैलवेज वैल्यू, यस, सैलवेज वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, एक्सेप्ट कैश फ्लोज और मेरा सैलवेज वैल्यू, और कोई भी कॉस्ट रहेगा तो वैल्यू इन यूज में इंक्लूड नहीं करूंगा। सिर्फ कौन से चीजें इंक्लूड करूंगा? एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड सेकेंड मेरा सैलवेज वैल्यू। ठीक है, आगे देख लो। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 36 million excludes the benefit to be derived from a future reorganization, but the second value of 44 million includes the benefits to be derived from the future reorganization। future reorganization मतलब क्या? कि कुछ जो मेरा यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट है उसको पूरा ही रीऑर्गेनाइज करने वाला हो, तो ये कॉस्ट इंक्लूड करेंगे कि हम वैल्यू इन यूज में? नहीं करेंगे। हम सिर्फ कौन से कॉस्ट इंक्लूड करते हैं? कौन से कैश फ्लोस इंक्लूड करते हैं? कैश फ्लो वाला एक सैलवेज वैल्यू। बट जो रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो बेनिफिट आने वाला है। There is no active market for the sale of the business segment whether the business segment needs to be impaired। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो कैश फ्लो है, दो वैल्यू इन यूज का ये है। वैल्यू इन यूज फर्स्ट वाला विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, तो फिर वो कितना है? 36 मिलियन। एंड दूसरा है मेरा इंक्लूडिंग रीऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट।
कितना आया वो 44 मिलियन। चलो, तो रीऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट का जो ये है वो इंक्लूड नहीं करूंगा, बेनिफिट इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट इंक्लूड करूंगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ कैश फ्लोस और सैलरी वैल्यू इतना याद रखो। अब मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था? 40। बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट इज 36 मिलियन। सर यहाँ पे मुझे डायरेक्टली क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं है। सिर्फ सिर्फ मुझे क्या दिया है? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज भी मुझे विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट वो निकाल के लेना है। तो फिर मेरा विच एवर इज लोअर आएगा, राइट? विच एवर इज लोअर इन द सेंस रिकवरेबल अमाउंट कम है और मेरा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, बराबर। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा मेरा? इम्पेयरमेंट लॉस 4 मिलियन का आएगा, 4 मिलियन, 4 मिलियन का आएगा। समझा क्या बोला? देखो आ जाओ। Yes, sir. The benefit of future reorganization should not be taken into account in calculating value in use. The net assets of business segment will be impaired by 4 million because the value in use is 36, lower than the carrying value of 40 million. The value in use can be used as a recoverable amount as there is no active market for sale of business segment. Simple, very simple, right? Just a minute. Yes, sir. समझा ना ये चीज? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है जो हमें हमारा जो इम्पेयरमेंट का बेस बनाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। Okay, sir. Done, sir. डन। Yes. ओके, चलो। Mass Limited gives the following estimates of cash flow relating to the property, plant and equipment on 31st March X4। डिस्काउंट रेट कितना है? 15%। मुझे डिस्काउंट रेट दिया है, ठीक है, और उसका एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दिया है। कैश फ्लोज किसके लिए यूज करते हैं हम, बोलो? क्या कंप्यूट करने यूज करेंगे? ये जो है हम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू इन यूज के लिए, ठीक है। देन आगे आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल X1। कितने का परचेज किया था? 20,000 lakhs, ठीक है। यूजफुल लाइफ वाज 8 years। रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 8 year क्या है? 500। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल इज 10,000 lakh। कैलकुलेट impairment loss if any on the property plant and equipment, also calculate the revised carrying amount and revised depreciation of property plant and equipment। ठीक है, मुझे कंप्यूट करना है। एक बार क्वेश्चंस 1 मिनट के लिए देख लो, 1 मिनट में आया मैं। चलो सॉल्व करें। Yes, sir.
ये है क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3। सोल्यूशन, सबसे पहला, वहां पे गिवन डेटा बहुत ज्यादा है, डायरेक्टली सॉल्व करने का चालू करता है। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, पीपीई का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट पता है कि मुझे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल X1 का 20,000। ठीक है, 20,000 था ना, ये इन लैक्स था ना। लेस कर दो। अब इसका यूजफुल लाइफ भी पता है कि मुझे, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स था ना, 8 years. 8 ईयर्स था क्या? ठीक है, 8 ईयर्स, 1 मिनट चेक करने दो मुझे। और रेसिडुअल वैल्यू 500, रेसिडुअल वैल्यू 500। और क्या था, और कुछ डेटा हुआ दिया हुआ था क्या? तो बताओ, मेरा कैरिंग अमाउंट एज ऑन, कौन सा निकालना है कैरिंग अमाउंट? मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च X4 का निकालना है। तो फिर X1, X2, X2, X3, X3, X4, 3 साल का मुझे क्या करना है, डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना है सर। 3 साल का मुझे डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना है, बराबर ना? तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे करते कंप्यूट? 20,000 माइनस 5,000 मेरा रेसिडुअल वैल्यू हुआ, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, बराबर ना? तो करो कितना आता है, 20,000 माइनस 5,000, 5,000 नहीं 500 है ये, 500, 20,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, कितना है ये, 7313, राइट? 7313, राउंड ऑफ करके, हाँ, राउंड ऑफ करके। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया बताओ? 20,000 माइनस 7313, 20,000 माइनस 7313, 12। हेलो, Hello. हाँ, ऑडियो वीडियो आ रहा है क्लियर भूमि? Yes, sir. ठीक है। हम्म, ये समझा, कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, इसमें कोई डाउट? Yes. No, sir. इजी है ना? Yes. देन सेकेंड में कंप्यूट करूंगा, क्या कंप्यूट करूंगा, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के लिए यहाँ पे मुझे कैश फ्लो दिया है ना, कैश फ्लो दिया है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल तो ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। चलो सिंपल है, पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। ठीक है, वैल्यू इन यूज के लिए मुझे कैश फ्लो दिया है ईयर्स के साथ, तो ईयर X4 और X5, ईयर X5, X6, ईयर X6, X7। ठीक है, देन ईयर X7,
x8, ईयर x8 और x9। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लोस। कैश फ्लो दिया था मुझे 2000, 3000, फिर उसके बाद 3000, 4000 और 2500। ये कहाँ पे दिया था क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे जो है ना, ये इंक्लूडिंग सैलवेज वैल्यू है सिक्स ईयर में। फिफ्थ ईयर में जो है ना, x9, x8 और x9 में जो है ना, इंक्लूडिंग सैलवेज वैल्यू है। ठीक है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, बताओ कितना आता है। 0.86। कितना आएगा बताओ। 0.8869.5 है ना, तो 70 राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ। उसके बाद 0.756, उसके बाद 0.658। समझ रहा है कि क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 0.72 और आएगा 0.67। हेलो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा बताओ। क्या हुआ, वो लाइन पे 7140, 1 7 हाँ. 2268, 3000 इंटू 658, 4000 इंटू 572, 2288, 2500 इंटू 467, 1168, 1168। टोटल बताओ कितना आएगा। 1168, 9438. 9438। कहीं पे तो गड़बड़ हो गया है कुछ तो। 2500 इंटू, अच्छा, 1.15, 1 2 3 4 5। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर गलत हुआ है। 497 आएगा, 497 आएगा। चलो, 1 2 4 1 3. 2 4 3। ओके, बताओ अभी टोटल बताओ। 1974, 2288, 43। कितना आएगा टोटल। 9513. 9513, यस, वेरी गुड। फिर उसके बाद मेरा बी वाला पार्ट आएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ना ये। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है, याद है क्या कितना है। 10,000 दिया था ना आई गेस। 10,000 है, रुपीज 10,000। मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है, 10,000 है। यस सर, 10,000 lakhs। तो बताओ, रिकवरेबल अमाउंट में मैं क्या लूंगा, विच एवर इज बेनिफिशियल, विच एवर इज हायर लूंगा ना। तो मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट क्या आएगा, इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज।
विच एवर इज हायर। तो हायर मेरा कितना है, 10,000 है। मेरा रिकवरेबल अमाउंट आ गया मेरा 10,000। चलो सर, यहाँ तक समझ में आया। वेरी इजी। मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था? कैरिंग अमाउंट वाज 12 लाख, सॉरी 12,687, राइट। और मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 10,000। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? थर्ड पार्ट है क्या, बताओ। यस, नो? क्या हुआ? ऑडियो वीडियो अटक गया है क्या? क्लियर है सर। हाँ तो वही। और वीडियो। हाँ वीडियो। हाँ कैरिंग अमाउंट माइनस सही। रिकवरेबल अमाउंट। चलो, मेरा कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितना है सर? 12। कितना है? 12,687, राइट। 12,687 ही है ना? मेरा कैरिंग अमाउंट है 12,687। मेरे बुक्स में दिखा रहा हूँ हम्म। कितना? 12,687। बट मेरा कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 10,000। बुक्स में ज्यादा दिखा रहा हूँ, मार्केट में मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? कम है। तो मेरे यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है ना, 10,000। यस। समझ रहा है क्या? तो मेरा यस। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया? 2,687 का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आया, राइट। यहाँ तक समझा? कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। जर्नल एंट्री करे इसका। हम्म। ये एडिशनल है। ओनली इफ क्वेश्चन में पूछता ही तो करो, नहीं तो मत करो। सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सॉल्व ये कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट कितना है? 2,687। क्या आएगा यहाँ पे? पीपी था ना? क्या था मेरा? पीपी। पीपीई। पीपीई अकाउंट 2,687 being impairment लॉस रिकग्नाइज्ड, ठीक है। और ये इम्पेयरमेंट लॉस को मैं क्या करूंगा? पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 2,687 टू इम्पेयरमेंट लॉस। 2,687 being transferred to पीएनएल। चलो, वेरी वेरी सिंपल। हाँ, अब क्या होगा सर? यस सर। अब एक और चीज बोला था। अगर हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया, तो मेरा जो डेप्रीशिएशन है वो किसके ऊपर होगा? डेप्रीशिएशन किसके ऊपर होगा बताओ? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के ऊपर होगा ना? यस। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड डेप्रीशिएशन। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? यस सर। क्योंकि नहीं तो मैं लिखूंगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। रिवाइज्ड अमाउंट इज 10,000, राइट। 10,000 कैसे आया? मेरा रिकवरेबल अमाउंट इज माई रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। यूजफुल लाइफ कितना बचा है? ठीक है, 8 ईयर्स का था। 3 ईयर्स का ऑलरेडी मैंने क्या करा? डिप्रिसिएशन चार्ज किया। अब यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स का। यस, नो? राइट। यहाँ पे 8 ईयर्स का था, ऑलरेडी 3 ईयर्स का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो फिर मेरे पास 5 ईयर्स बचा। और मेरा रेसिडुअल वैल्यू कितना है? रेसिडुअल वैल्यू इज
500 सर, रेसिडुअल वैल्यू इज 500, ये क्वेश्चन में दिया है। तो मेरा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन वुड बी, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन वुड बी 10,000 माइनस 500, मेरा रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाई 5 years। 10,000 माइनस 500, बताओ कितना आता है? 5 years। 1950। 19, फिर से करो, फिर से 10,000 माइनस 500 करो, 9,500 डिवाइडेड बाई 5। 1900। 1900। ठीक है, दिस वाज आ क्वेश्चन। सिंपल था, सिंपल था ना। फर्स्ट क्या किया हमने, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया सर। मेरा जो असेट है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके मैंने x4 के हिसाब से, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एज ऑन, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ 31 मार्च x4। ठीक है, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। फिर उसके बाद मेरा रिकवरेबल अमाउंट निकाला। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आया, वैल्यू इन यूज का कैश फ्लो दिया था, तो उसको डिस्काउंट करने के बाद मुझे मेरा रिकवरेबल अमाउंट मिल गया, राइट। मुझे मुझे रिकवरेबल अमाउंट मिल गया। देन आगे क्या क्या था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो दिया है मुझे, तो रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, राइट। तो फिर मेरा यहाँ पे वैल्यू इन यूज कम था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है ना वो ज्यादा था। तो यहाँ पे 10,000 ज्यादा था। मेरा कैरिंग अमाउंट था ये कितना, 12,687, बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट था 10,000 का, तो यहाँ पे मैंने 2,687 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया। फिर उसके बाद उसका रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया। सिंपल क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा मेरा 1900 का डेप्रिसिएशन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 रीड कर लो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है, एक मिनट। अब हो रहा है। हाँ यस। हम्म, देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके। वी हैव 3 minutes लेफ्ट, तो फटाफट देख लो। यू कैन कंप्यूट दिस, तुम बता सकते हो क्या है। डन सर। डन। बता सकते हो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा या नहीं आएगा? यस सर आएगा। आएगा, ओके। जुपिटर लिमिटेड, a leading manufacturer of steel, is having a foreign which is carried in the balance sheet at 250 lakhs। अच्छा, मेरा कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितना है? कैरिंग अमाउंट इज 250 lakhs, ओके। As at date, the value in use and the fair value is 200। अच्छा, दोनों भी दे दिया है, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज जो है ना मेरा वो है 200 lakhs, और मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कितना है सर? यहाँ पे 200 माइनस, मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया है ना 13, तो लेस कर दो 13, तो कितना आएगा? 187, राइट। 187, यस। विच एवर इज बेनिफिशियल ले लूंगा, राइट। 200 आ जाएगा मेरा, और मेरा कैरिंग अमाउंट है 250 सर। तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ? मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है सर? इम्पेयरमेंट लॉस 250 lakhs माइनस 200 lakhs, 250 lakhs माइनस 200 lakhs, तो मेरा आ गया 50 lakhs का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। 50 lakhs का मेरा इम्पेयरमेंट लॉस। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? नो सर। नो।
इसका छोटा सा नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या करना चाहिए। हमने देखा था ना, इंडिया 16 के हिसाब से अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम किससे पहले किससे एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी एक्सेस है उसको पीएनएल में एडजस्ट कर लेंगे। वो पढ़ा था ना हमने, तो उसी का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हम रीड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। ओके। चलो, ये था क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने देखा था ना, वो उसका ब्रीफ दे दूंगा कंसेप्ट का। क्या था सर कंसेप्ट का ब्रीफ? एक होता है कॉस्ट मॉडल एंड एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर तुम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो फिर किस में डाल देंगे हम, इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में। अगर तुम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो फिर क्या करेंगे, जो भी मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है पहले एडजस्ट करूंगा मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और फिर उसके बाद आएगा मेरा फिर पीएनएल। ठीक है, पीएनएल आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, impairment loss shall be recognized immediately in the profit and loss unless the asset is carried at revalued amount in accordance with another standard, that is India 16। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो मेरा एसेट किसके वैल्यू में दिखेगा, रिवैल्यूड अमाउंट पे दिखेगा, या वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जो भी हो, कहाँ पे दिखेगा, रिवैल्यूड अमाउंट पे। ठीक है, अब वो रिवैल्यूड अमाउंट है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले एडजस्ट करेंगे फिर उसके बाद पीएनएल। ये तो ठीक है, इजी है। Any impairment loss of revalued asset, impairment loss होता है, shall be treated as revaluation decrease in accordance with that other standard। revaluation decrease यानी revaluation में adjust करेंगे। impairment loss on revalued asset is recognized in other comprehensive income to the extent that impairment loss does not exceed the amount in revaluation surplus for the same asset। such an impairment loss on a revalued asset reduces the revaluation surplus for the that asset। मतलब क्या सर, हम क्या करते हैं, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं, बराबर। उसको क्या करते हैं हम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब तो जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है हम क्या करेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें एडजस्ट करेंगे, फिर बचेला जो है ना उसको पीएनएल में एडजस्ट करेंगे। लास्ट में क्या बोल रहा है, इन सच एन इम्पेयरमेंट लॉस on a revalue reduces the revaluation surplus for that asset। वही बोल रहा है घूम फिर के, when amount estimated for an impairment loss is greater then the carrying amount of the asset to which it relates, an entity shall recognize a liability if and only if that is required by an asset। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, जो भी मेरा इम्पेयरमेंट आ रहा है, जो भी मेरा इम्पेयरमेंट है मेरा कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा है। मतलब क्या है सर, मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो मेरा कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा है, तो वो लाइबिलिटी कब रिकग्नाइज करूंगा, कब, जब दूसरा स्टैंडर्ड बोलेगा। जब दूसरा स्टैंडर्ड कोई भी समझो, फॉर एग्जांपल इंडिया 16 हुआ, इंडिया 38 हुआ, अगर ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि हमें अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो रहा है मेरा रिकवरेबल अमाउंट से, तो वो जो लाइबिलिटी है कब रिकग्नाइज करेंगे, जब ये स्टैंडर्ड अलाउ करेंगे। क्या था फिर से पढ़े, व्हेन अमाउंट एस्टिमेटेड फॉर एन इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस जो है जब एस्टिमेट करते हैं वो ज्यादा है, इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। लॉस ज्यादा है, हाँ, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस इज मोर देन कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है एडिशनल वाला, वो लाइबिलिटी कब रिकग्नाइज करेंगे, जब दूसरा स्टैंडर्ड हमें बताएगा तब रिकग्नाइज करेंगे। आफ्टर द रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस द डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट से होगा। ठीक है, इफ एन इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकग्नाइज्ड एनी रिलेटेड डेफर्ड टैक्स और लाइबिलिटीज आर डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 12। ठीक है, तो फिर मेरा जो ये रिकवरेबल अमाउंट और टैक्स जो मेरा ये इम्पेयरमेंट लॉस है ना वो टैक्स बेस के लिए लेस करने को अलाउड नहीं है, बट मेरा अकाउंट्स में तो लेस करते हैं हम टैक्स बेस, जो हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स में मेरा इम्पेयरमेंट लॉस अलाउड नहीं है। तो उस केस में इम्पेयरमेंट जो डेफर्ड टैक्स है वो कंप्यूट करेंगे एज पर इंडिया 12। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन में अगर पूछा होगा तो लिखो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं कंसेप्ट के और। कंसेप्ट में क्या है सर, हमने तो देख लिया, क्या देख लिया सर, इम्पेयरमेंट लॉस कैसा रिकग्नाइज करना है, उसको
रिवैल्यूएशन में करना है या पीएनएल में करना है वो देख लिया, आउट ऑफ स्केप देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब रिवैल्यूएशन लॉस जो है ना, मैंने क्या किया, रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस क्या करा सर, रिकग्नाइज कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन। recognition of impairment loss, सिंपल। ठीक है, अब सेकंड चीज आया मेरे पास, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये कैसा हो सकता है? हम्म, क्या आया, रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। यानी क्या, हमने जो रिकग्नाइज किया था इम्पेयरमेंट लॉस ऊपर, उसको कैसे रिवर्सल करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि क्या हम इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव होता है। अब क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले हम ऐसे करते थे ना, मेरा कैरिंग अमाउंट है समझो रुपीज 10,000, और मेरा रिकवरेबल अमाउंट है समझो रुपीज 8,000। तो हमने यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लिया 2,000 का, बराबर। बट समझो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में कैरिंग अमाउंट सेम ही है, बट मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट है वो बढ़ गया है 12,000, 12,000 हो गया, या फिर 13,000 हो गया समझ लो। ठीक है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया, मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया। तो जो हमने रिकग्नाइज किया था, क्या रिकग्नाइज किया था सर, इम्पेयरमेंट लॉस, उसको अब हम रिवर्स करेंगे। अब रिवर्सल करने का, क्या सर हम ये 3,000 पूरा का पूरा कर सकते हैं क्या? 3,000 पूरा का पूरा कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस आंसर इज नो। क्यों? क्यों? हमने रिकग्नाइज किया था 2,000 का। बट क्या सर हम पूरा 2,000 रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या? इसका भी आंसर नो ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम रिवर्सल होगा, वो मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। उस कंप्यूटेशन के हिसाब से मैं रिवर्सल चार्ज कर सकता हूँ, यानी रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्स कर सकता हूँ। समझा क्या बोला? अंडरस्टूड? उसका कंप्यूटेशन अब देखेंगे हम। Yes, sir. क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, राइट। हमने देख लिया, क्वेश्चंस के साथ देख लिया। फिर उसके बाद, अगर रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज होता है subsequently after the impairment loss, then reverse the impairment loss which was previously written off, जो रिटर्न ऑफ किया था उसको रिवर्स कर देंगे सर। ठीक है, बट रिवर्सल पूरा नहीं होगा। रिवर्सल जो है ना, रिवर्सल ऑफ impairment loss cannot exceed the original carrying amount which would have been there without any impairment in past. If recoverable amount exceeds the original amount, then it will be taken as revaluation reserve. अब ये जो स्टेटमेंट है अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस छोड़ा है क्या मैंने, हाँ। चलो, एग्जांपल लिखे, एक मिनट। रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल, एग्जांपल ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? हम्म, रिवर्सल कैसे करना है, कंप्यूट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 10,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है इसका, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे अटक रहा है ना, यहाँ पे करते हैं वन नोट में। एग्जाम्पल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ एसेट इज 10,000। सेकेंड आ गया मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 10 years का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। देन थर्ड आ गया मेरा सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू कितना है सर? 0। देन फोर्थ मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट नहीं करना है, डायरेक्टली दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट है 7,000 का। देन नेक्स्ट आएगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट ₹9,000 का। डेट यहाँ पे कौन सा डेट है? एज ऑन 31st March 2018 एंड 31st March 2019। ठीक है, 20 सॉरी, डेट दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है? कंप्यूट करना है इन 1718, और उसके बाद रिवर्सल मेरा इम्पेयरमेंट लॉस इन 1920। चलो, ये रहा एक एग्जांपल जो हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे यहाँ पे। सिंपल है, बहुत इजी है। हम जैसे कंप्यूट करते हैं ना इम्पेयरमेंट लॉस, वैसे ही कंप्यूट करेंगे। सॉल्व करें क्या, बताओ? यस सर। सबसे पहला मुझे कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए। अब कैरिंग अमाउंट मेरे पास कॉस्ट दिया है और मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो है ना, ये ऑन 1/4/2017, 1/4/2017 का कॉस्ट है। तो मुझे 17/18 का मुझे निकालना है, राइट? 17/18 का। तो 17 से लेके 18 तक कितना हो गया? एक साल। 31st March से लेके, सॉरी 1st April से लेके 31st March 18 तक एक साल। एक साल का मुझे डिप्रीशिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला मैं क्या करूंगा? कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल कॉस्ट मुझे पता है सर, कितना है? 10,000। ठीक है, यूजफुल लाइफ पता है कितना है? 10 years। 10 years ही लिखा था ना हम। और मेरा रेसिडुअल वैल्यू मुझे पता है कितना है। रेसिडुअल वैल्यू या सैलवेज वैल्यू 0। तो मेरा डिप्रिशिएशन आ जाएगा फॉर 17 and 18। तो कितना आएगा बताओ? 10,000 डिवाइडेड बाई 10 years। तो मेरा यहाँ पे आ गया 1,000। कितना आया? ₹1,000। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? बोलते रहो बोलते रहो। 17/18 के लिए 10,000 बुक वैल्यू है, माइनस डिप्रिशिएशन ₹9,000। ठीक है, बट मुझे रिकवरेबल अमाउंट दिया है मुझे कब का? एज ऑन 31st March 2018 का। बराबर है ना? 2018 का दिया है मुझे, कितना है? 7,000। 7,000। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा क्या? नहीं। मेरा बुक्स में कितना दिख रहा है? 9,000, बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 7,000। तो बताओ यहाँ पे मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है ना? यस। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 9,000 माइनस 7,000 इज ₹2,000। ठीक है, यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री कर पाओगे कि तुम, या करूँ मैं? कर ही लेता हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी। 2002 इम्पेयरमेंट लॉस 2, मेरा पीपीई समझ लो
2000, या फिर एसेट लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने का तरीका है सर। यहाँ तक वेरी इजी, बहुत इजी है ना, यहाँ तक जो हम Yes, करें। sir. अब आगे देखेंगे हम एक्स। अब आगे डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 18-19 के लिए, 19-20 के लिए। किसके बेसिस में? मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट अभी कितना था, 7000, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, यस नो, बराबर ना? तो 18-19 के लिए और 19-20 के लिए 7000 के बेसिस में, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना था, 9 ईयर्स, 9 ईयर्स के हिसाब से कंप्यूट करूंगा। वो कंप्यूटेशन देख लेंगे। अब आगे क्या करना है, मुझे रिवर्सल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख लूंगा कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। क्यों सर रिवर्सल कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे समझ आएगा कि रिवर्सल कैलकुलेट करना है? तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, या क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कैसा, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, ये दोनों को देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या रहेगा। सबसे पहला मैं क्या कंप्यूट करूंगा, मेरा जो कैरिंग अमाउंट है, कौन सा कैरिंग अमाउंट है, कब का, एज ऑन 31 मार्च 20, एज ऑन 31 मार्च 20 जो है ना, 2020, मैं मेरा कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट 2020। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या था, अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 18, कितना है, 7000 का है ना। हम्म। फिर उसके बाद इसका यूजफुल लाइफ कितना बचा हुआ था, यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स बचा हुआ था सर। और इसका रेसिडुअल वैल्यू वाज 0। तो बताओ, डेप्रीशिएशन फॉर फॉर 18-19 और 19-20, 2 साल के लिए मुझे बताना है, फॉर 2 ईयर्स। बराबर है ना, समझ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. 9 × 2 ईयर्स। मेरा डिप्रिसिएशन कंप्यूट करके बताओ, 7000 डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स इंटू 2, तो 1555 आ गया, 1555। या फिर यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 1556 ले सकते हो। ठीक है। तो मेरा कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया, 7000 माइनस 1555। हम्म। बताओ कितना आएगा, 5445। यस नो, समझ में आएगा। सिंपल यहाँ तक। Yes, sir. क्या क्या सर, मैंने, मेरे पास क्या था, 31 मार्च 2018 का मेरे पास कैरिंग अमाउंट था, विच वॉज रिवाइज्ड आफ्टर रिकग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट लॉस, राइट। उसके बाद जो भी रिवाइज्ड मेरा यूजफुल लाइफ है, यानी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मैंने क्या किया, मैंने डिप्रिसिएशन कंप्यूट किया और मेरा कैरिंग अमाउंट लिया 2020 का। अब 2020 का कैरिंग अमाउंट ले लिया, बट मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर, 9000। मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय दैट, यानी मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो रहा है ना। मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है, बुक्स में मेरा दिख रहा है 5445 रुपीज दिख रहा है बुक्स में, बट रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 9000। तो सर यहाँ पे तो ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया ना, बराबर है ना, अपवर्ड हो गया ना। क्या ये डाउट आ सकता है कि अपवर्ड हो रहा है ना यहाँ पे?
नहीं, अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया है पहले फर्स्ट ईयर में, तो उसका सब्सिक्वेंट जो ये आएगा रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज आएगा, उसको हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस मानेंगे। ठीक है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस मानेंगे, पर डिवैल्यूएशन नहीं मानेंगे। रिवर्सल होने के बाद, मेरा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होने के बाद जो भी एक्सेस बचेगा उसको रिवैल्यूएशनिज्म मानेंगे। चलो, समझा क्या बोला? Yes. तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल तो हो गया ना। कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल कितना हो सकता है? मेरा कैरिंग अमाउंट, अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा टोटल अप्रिसिएशन कितना है। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा टोटल अप्रिसिएशन। टोटल अप्रिसिएशन, मेरा रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 9,000। ठीक है, 9,000। मेरा टोटल अप्रिसिएशन कितना आएगा? 9,000 माइनस 5,445, 3,5,5 एंड 5। ठीक है, टोटल अप्रिसिएशन इतना आया। अब मुझे क्या करना है सर, कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्सल कैसे करेंगे? तो ये तो मुझे पता है कि 355 का मुझे रिवर्सल आया है, मतलब मेरा एडिशनल अप्रिसिएशन आया है। टोटल तो रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा। मैंने अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस कभी होता ही नहीं, तो फिर एज ऑन 31 मार्च 2020 मेरा बुक वैल्यू क्या होता या कैरिंग अमाउंट क्या होता? समझा क्या बोला? अब मुझे क्या करना है, रिवर्सल कंप्यूट करना है। अभी रिवर्सल कंप्यूट करने मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, कभी कभी होता ही नहीं, तो मेरा बुक वैल्यू क्या रहता वो कंप्यूट करो। ये कौन सा आएगा? अच्छा, नंबरिंग नहीं दिया क्या मैंने? ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट assuming that no impairment। तो बताओ, मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पता था मुझे कितना था? 10,000 सर। ठीक है, फिर यूजफुल लाइफ कितना था? मेरा 10 ईयर्स सर, बराबर। और ये 17 में था ना? ये मेरा क्या था, 17 में था। 1417 में, 17 18, 18 19, 19 20, 3 साल। 3 साल का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो। 3 साल का क्या करूंगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स। तो कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स इंटू 3 ईयर्स। कितना? 3,000। 3,000। और यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट कितना होता बुक? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, 7,000। समझा क्या क्या? अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, तो फिर एज ऑन 31 मार्च 2020 मेरा बुक वैल्यू क्या होता है वो कंप्यूट किया, या कैरिंग अमाउंट क्या होता है वो कंप्यूट किया। यहाँ तक समझ में आया? बताओ, आया कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. 1 मिनट, हाँ। तो मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड कितना होता है? मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड कितना है? मेरा बुक वैल्यू माइनस माइनस मेरा जो कैरिंग अमाउंट है आफ्टर कंप्यूटिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व।
सॉरी, आफ्टर कंप्यूटिंग इम्पेयरमेंट लॉस का जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है ना, वो कंप्यूट करने के बाद जो भी कैरिंग अमाउंट आया, ये वाला मैक्सिमम रिवर्सल इतना अलाउड है। कितना? मेरा बुक वैल्यू, इफ देर वर नो इम्पेयरमेंट लॉस, कितना? 7,000 माइनस आफ्टर कंसिडरिंग इम्पेयरमेंट लॉस कितना था? 5,445। कितना है ये बोलो? 7,000 माइनस 5,445 कितना? 1,555। 1,555 का मेरा मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड है। नहीं समझा सर, फिर से बताओ। ठीक है बताता हूँ। देखो मैक्सिमम रिवर्सल कितना अलाउड है, जो मेरा बुक वैल्यू है विदाउट कंसिडरिंग इम्पेयरमेंट लॉस। विदाउट कंसिडरिंग इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे निकला मैंने, यहाँ पे निकला मैंने। और आफ्टर कंसिडरिंग इम्पेयरमेंट लॉस मेरा बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 क्या था? ये तो बुक्स में दिख रहा है ना अभी ऑलरेडी, ये बुक्स में दिख रहा है ऑलरेडी। एक मिनट, ये आ गया मेरा कैरिंग अमाउंट। ये कैरिंग अमाउंट मेरा ऑलरेडी बुक्स में दिख रहा है, राइट? बुक्स में ऑलरेडी दिख रहा है मेरे। कैसे दिख रहा है सर? यहाँ पे मैंने कंप्यूट किया ना यार, ये मैंने कंप्यूट किया इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के बाद एज ऑन 31 मार्च 2020 मेरे बुक्स में कितना दिख रहा था? ये अमाउंट दिख रहा था, 5,445 का दिख रहा था बुक्स में। बट मुझे यहाँ पे क्या है, रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हो गया और मुझे रिवर्सल कैलकुलेट करना है। रिवर्सल कैसे कंप्यूट करूंगा? तो फिर मैं देखूंगा कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो मेरा बुक वैल्यू क्या होता। क्या होता मेरा बुक वैल्यू? तो ये होता ना मेरा बुक वैल्यू, अगर रिवर्सल नहीं, क्या सॉरी, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट नहीं करता हो या रिकग्नाइज नहीं करता हो, तो मेरा बुक वैल्यू क्या होगा? ये होगा। तो ये होना चाहिए था 7,000, बट बुक्स में दिख रहा है ये था 5,445। तो जो भी डिफरेंस है वो मेरा मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड है। समझा? समझ गया क्या? फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ, सुनो, Yes, sir. क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है। एक बार एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, मेरा यहाँ पे सबसे पहला मुझे एक क्वेश्चन में दिया था कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ असेट है वो 10,000 है। मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है ना वो 10 ईयर्स है। सैलवेज वैल्यू 0 था और रिकवरेबल अमाउंट दिया था फर्स्ट ईयर का 7,000। तो मैंने कंप्यूट किया। क्या कंप्यूट किया यहाँ पे? एज ऑन 31 मार्च 2018 मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होगा? तो कैरिंग अमाउंट होगा मेरा 9,000 का, बराबर। 9,000 का मेरा कैरिंग अमाउंट होगा। और उसका रिकवरेबल अमाउंट दिया था मुझे 7,000 का। ठीक है, ये मेरा 7,000 और मेरा ये 9,000। सिंपल। तो यहाँ पे बुक्स में मैंने 9,000 दिखा रहा है, और बट उसका रिकवरेबल अमाउंट 7,000 है। तो यहाँ पे 2,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है, बराबर। इम्पेयरमेंट लॉस 2,000 रिकग्नाइज किया। चलो ये सिंपल है, ये तो हो गया। अब आगे क्या हो रहा है? आगे क्या हो रहा है? एज ऑन 31 मार्च 20, ये रहा वाला वो डेट। 20 को मेरा बुक्स में क्या दिखता होगा बताओ? 20 को क्या दिखता होगा मेरे बुक्स में? सर मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट था 7,000 का, बराबर। और 9 ईयर्स बचा हुआ था, और 2 साल चला गया। 2 साल चला गया तो फिर मेरा ये 155 का डेप्रिसिएशन आया। तो मेरा बुक्स में अभी एक्चुअल में दिख रहा है, एक्चुअल में बुक्स में कितना दिख रहा है? एक्चुअल में बुक्स में कितना दिख रहा है? ये वाला। अरे यार क्या हो रहा है ये? एक्चुअल में बुक्स में कितना दिख रहा है? 5,445, समझ रहा है? बुक्स में मेरा फाइव फोर Yes, फोर sir. फाइव दिख रहा है। ठीक है सर। बट उसका रिकवरेबल अमाउंट 9,000 था। उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना आया? 9,000 का रिकवरेबल अमाउंट आया। ये कहाँ से आया सर? क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था। मेरा टोटल अप्रिसिएशन 355 है। ठीक है, टोटल अप्रिसिएशन इतना है सर। क्या टोटल अप्रिसिएशन को रिवर्स कर सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पे मुझे देखना है बुक्स में कितना दिखना चाहिए था, ठीक है, और कितना दिख रहा है। उन दोनों को लेस कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम रिवर्सल आएगा। कैसे कंप्यूट करेंगे? तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस अगर होता ही नहीं कभी, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं कभी, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आता? मेरा बुक वैल्यू कितना होता? क्या हो गया इसको? एक मिनट, हाँ। अगर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं कभी तो मेरा बुक्स में कितना वैल्यू दिखता था? वो कंप्यूट कर लिया मैंने। एक मिनट, हाँ, ये स्टक हो गया है। वो कंप्यूट कर लिया, वो कितना है सर? मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, और मेरा यूजफुल लाइफ था 10 ईयर्स का। जस्ट गिव मी अ मिनट।
अच्छा, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, सुन लो। मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 10,000, और मेरा यूजफुल लाइफ था 10 ईयर्स, और 3 साल मेरा हो चुके थे एज ऑन 31 मार्च 2020। तो मैंने जब कैरिंग वैल्यू कंप्यूट किया वो आया 7,000। तो मेरे बुक्स में अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस होता नहीं तो दिखना चाहिए कितना, 7,000। बट मैं कितना दिखा रहा था, 5,445, बराबर, 5,445। तो 5,445 माइनस 7,000 जो दिखना चाहिए उसको लेस कर दूंगा, तो फिर मेरा क्या आएगा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। लॉजिक बैठ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ? जब तक लॉजिक नहीं बैठेगा तब यस तक सर। समझ में नहीं आएगा। देखो, बुक्स में इतना दिखाना चाहिए था, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता, नहीं होता तो 7,000 दिखना चाहिए था। अब मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है, 5,445। तो इसको लेस कर दूंगा मैं, लेस इन द सेंस, मेरा जो दिखना चाहिए माइनस जो दिख रहा है, तो फिर मेरा मैक्सिमम ये आएगा, मैक्सिमम मेरा रिवर्सल आएगा। इसका जनरलिटी देख लेते हैं, लॉजिक बेटा, कि कैसा करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम। एक और एग्जांपल सॉल्व करें यस क्या? सर। एक और एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं, या फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ। मैंने इम्पेयरमेंट लॉस जब रिकग्नाइज कर रहा था तो फिर क्या कर रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर रहा था और एसेट को क्रेडिट। अब यहाँ पे एसेट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, कितना आएगा, 1,555, 1,555। ठीक है, ये जाएगा बीइंग रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। और उसके बाद ये इम्पेयरमेंट लॉस जो भी है इसको पीएनएल में चार्ज कर दूंगा, टू पीएनएल, 1,555 और 1,555 बीइंग चार्ज्ड ऑफ टू पीएनएल। ठीक है, 5 मिनट का सेशन बचा है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा लूँ जो जो पढ़ाया मैंने आज। क्वेश्चन सॉल्व किया था ना हमने, इनिशियली हमने तो रिकैप लिया था और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या किया, रिवर्सल। क्या किया, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस स्टार्ट किया था। अब जब इनिशियली हमने क्या किया था, रिकग्नाइज किया था इम्पेयरमेंट लॉस। इनिशियली हमने रिकग्नाइज किया था इम्पेयरमेंट लॉस। वो इम्पेयरमेंट लॉस अगर सब्सिक्वेंटली, अगर सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली मेरा अगर रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, जो इम्पेयरमेंट लॉस मैंने रिकग्नाइज किया था फर्स्ट में, उसको क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। उसको क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। अब रिवर्सल कैसे करूंगा, तो मैं फर्स्ट कंप्यूट करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस को, कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, सेकेंड इंप्रूवमेंट होगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट में। अब रिवर्सल कैसे दिखाऊंगा, रिवर्सल, तो इंप्रूवमेंट होने के बाद रिवर्सल मेरा इनिशियली जो रिकग्नाइज किया था इम्पेयरमेंट लॉस, उसके ऊपर जो भी मेरा रिकवरेबल रिवाइज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी दिखता होगा बुक्स में, कैरिंग अमाउंट इन बुक्स ऑलरेडी दिखता होगा, जो एक्चुअल वैल्यू है। बट रिवर्सल कैसा होगा, मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इफ impairment loss was never recognized, impairment लॉस को कभी रिकग्नाइज ही नहीं करता, तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता, तो इसको माइनस मेरा जो ऑलरेडी बुक्स में दिख रहा है वो मेरा रिवर्सल का अमाउंट होगा। समझा लॉजिक, यस नो बताओ। यस सर। हम्म, ये मेरा जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री एक बार देख लो अच्छे से। क्या करूंगा, असेट अकाउंट डेबिट करूंगा, रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा, सिंपल। देख लो, डन, होप सो यू अंडरस्टूड कि रिवर्सल कैसे करते हैं। हम लोग देखेंगे यस सर। क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पे मुझे पता है ये जो रिवर्सल वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगा। बट एक ही चीज ध्यान रखना, लॉजिक से चलना है। क्या लॉजिक है, मेरे बुक्स में जो दिख रहा है और जो दिखाना चाहिए,
इन दोनों को लेस करूंगा तो मेरा रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज मेरा पेंडिंग रह गया यहाँ पे। मैंने बोला था ना रिवर्सल लॉस, जो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करने के बाद भी मेरा एक्सेस वैल्यू बचेगा, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, बराबर ना। तो यहाँ पे मेरा टोटल ये कितना था अप्रिसिएशन, टोटल अप्रिसिएशन था मेरा यहाँ पे 3555 का, बराबर, 3555 का। बट मैं रिवर्सल कितना कर रहा हूँ यहाँ पे, 1555 का। तो जो मेरा एक्सेस है ना, जो मेरा एक्सेस है वो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कब जाएगा ये, व्हेन रिवैल्यूएशन मॉडल इज फॉलोड, या अडॉप्टेड बोल दो इसको। तो मेरा टोटल अप्रिसिएशन था मेरा 3555, और मेरा रिवर्सल है मेरा 1555। तो मेरा 2000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व में चार्ज करूंगा। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूँ तो फिर कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। बट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो तो फिर यहाँ पे जो भी एक्सेस गेन है, जो भी एक्सेस है रिवर्सल से, जो भी एडिशन है उसको क्या करूंगा, रिवर्सल रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल। यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। No, sir. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. यस।